हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विश्व में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 3 करने जा रहे हैं। इंडियन साइज एंड लोकेशन। ये एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस, आरआरबी, सीटेट, केबीएस, एमपीटेट, यूपीटेट, एनवीएस और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, वन डे एग्ज़ाम हो सकते हैं, यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम हो सकते हैं, आपको ये वाली वीडियो, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएगी। और आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आपको काम में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप देख सकते हो। ये आपके लिए यूज़फुल और बेनिफिट साबित हो सकता है। तो चलिए, अगर मैं आपको ये बता दूं, जो ये सीरीज़ चल रही है, तो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 9th की सीरीज़ है। और हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर की, जो इंडियन साइज एंड लोकेशन, इसकी ये थर्ड क्लास है। इससे पहले से 2 क्लास हो चुकी हैं, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये थर्ड क्लास है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 2 वीडियो में। अगर आपने देखी ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो आप देख सकते हैं कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है। ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या डी जम्मू कश्मीर। आप, आई होप आपने ये सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर आपने रीड करा होगा फर्स्ट चैप्टर, या आपने इंडियन ज्योग्राफी का जो साइज एंड लोकेशन वाला चैप्टर रीड करा होगा, तो आप बता सकते हैं। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर के, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें उत्तराखंड करता है। ऑब्वियसली पंजाब तो नहीं करता, हरियाणा भी नहीं करता, जम्मू कश्मीर भी नहीं करता, क्योंकि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ देखे जाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड, उत्तराखंड और ये नेपाल की बॉर्डर है। उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर लग रही है। अगर हम पाकिस्तान से देखें तो जम्मू कश्मीर करता है, पंजाब पाकिस्तान से शेयर बॉर्डर करता है, और जैसे राजस्थान, गुजरात ये सब करते हैं। मगर यहाँ से नेपाल से अब देखिए, आपको और भी डिटेल मिल सकती है। पहला उत्तराखंड करता है, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार और फोर्थ सिक्किम, और वेस्ट बंगाल भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ जाएगा। देखिए, तो ये कुछ स्टेट से जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। तो इसका आंसर उत्तराखंड था। चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, तो व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में। तो इसमें आपको स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताना है इंडिया का, यानी कि हमारे भारत देश का। आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन हैं। ए 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सी 4.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या डी 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए, आई होप आपने आंसर, आपको पता होगा। और जिसको पता नहीं है, चलिए हम इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। और इसमें डिटेल में देखें तो, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में फैला है, यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में फैला है। आप सबको पता ही है। अब ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, हमारी कंट्री के टोटल एरिया में ये पूरा कंट्रीब्यूशन करता है। 28 स्टेट आ जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज आ जाती है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, तो इसके टोटल एरिया कितना है वो मिलियंस में दिया था। और ये आपको देखिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा भारत का एरिया फैला हुआ है। अब इसमें बताया कि लैंड एरिया अप्रॉक्सीमेटली 3.06 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और वाटर एरिया 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर हम इसके रीजनल डिवीज़न की बात करें, तो कि कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट है, तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान कितना बड़ा एरिया कैप्चर करता है। तो राजस्थान सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एरिया वाला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एक राज्य है।
जो कंट्रीब्यूट करता है स्क्वायर किलोमीटर में 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। और गोवा हम देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, गोवा सबसे छोटा स्टेट है जिसका साइज़ 3702 स्क्वायर किलोमीटर का है। और यूनियन टेरिटरी में देखें तो दिल्ली और चंडीगढ़ ये स्मॉलर और बट हैं तो स्मॉल छोटे हैं बट डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी मगर ये छोटे देखने को मिलेंगे आपको। यूनियन टेरिटरीज में बात करें दिल्ली और चंडीगढ़। स्टेट में बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा। चलिए अगर अब इसको हम हिंदी में भी देख लेते क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, तो हमें सबके बारे में सोचना है, आपको और अच्छे से इसमें भी समझ में आ सकता है। तो जैसे कि बात की थी, भारत का क्षेत्रफल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है जो कुल क्षेत्रफल में अपना योगदान करते हैं। अब कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत देश फैला हुआ है। अब भूमि क्षेत्रफल की बात करें जो लैंड वाला है तो 3.6 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का है और जल क्षेत्र है लगभग 3.14 लाख वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रीय विभाजन की बात करें कि वही कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है, तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 2 दिल्ली और चंडीगढ़ बहुत ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे एरिया बहुत कम है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा साइज़ है मगर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ए आसाम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर हम आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखते हैं इसका, तो देखिए आप मणिपुर और भूटान, देखिए भूटान कहाँ पे और मणिपुर कहाँ पे। तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश कर ही रहा है बॉर्डर शेयर, आसाम भी कर रहा है मगर मणिपुर नहीं करता। सिक्किम भी कर रहा है, देखिए भूटान के लेफ्ट साइड, भूटान के लेफ्ट साइड सिक्किम है, राइट साइड में अरुणाचल प्रदेश है और इसके साउथ साइड में आएंगे यानी कि वेस्ट साइड में सिक्किम, ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश और साउथ साइड में आसाम कर रहा है और बंगाल भी इसकी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मगर मणिपुर आपको स्टेट देखने को मिलेगा जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता भूटान के साथ। चलिए अगर हम मणिपुर स्टेट की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तरी राज्य में आता है, उत्तरी पूर्व राज्य में आता है। और ये मणिपुर स्टेट अगर हम इसकी बात करें तो ये 15 अक्टूबर 1949 में आया था एज ए यूनियन टेरिटरी। पहले 1 नवंबर 1956 में पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश, मगर फिर इसको स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिल जाता है। और मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है यानी कि उसकी राजधानी इम्फाल और इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और आपको जैसे पता है कि स्टेट में हेड ऑफ़ द स्टेट कौन हो, गवर्नर होता है, उसके बाद सीएम आता है जो रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। तो इसमें अगर हम गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है तो एन बीरेन सिंह जो बीजेपी लीडर हैं, वहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर है। और ये यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल का मतलब होता है जहाँ पे जो जैसे कि आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते, तो इसमें ऐसे ही स्टेट में भी 2 सदन होते। मोस्टली 6 राज्यों में 2 सदन है मगर यहाँ पे यूनिकैमरलिज्म देखने को मिलेगा। यूनिकैमरलिज्म का मतलब एक ही सदन मिलेगा, जैसे कि एमएलए, जहाँ पे एमएलए चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बस चुनी जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। तो ये यूनिकैमरलिज्म है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसमें 60 सीटें आती हैं यानी कि 60 एमएलए चुने जाते होंगे वहाँ पे। और हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो राज्यसभा से 1 सीट जाती है यहाँ की और लोकसभा से 2 सीट जाती है। और इसका हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट है, वो मोस्टली कैपिटल में देखने को मिलता है, तो मणिपुर हाई कोर्ट है।
और रैंकिंग के हिसाब से 23rd नंबर पे आता है इसका एरिया वाइज। और ये कुछ कुछ एरिया बताया है। अगर हम इसके ऑफिशियली स्क्रिप्ट की बात करें तो मैथिली स्क्रिप्ट है। और लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे मणिपुर बोली जाती है। ऑब्वियसली हर स्टेट की अलग लैंग्वेज होती है। तो आपको ये सब बताया और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा मणिपुर स्टेट के बारे में भी। तो मणिपुर इसका आंसर है, जो भूटान से अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द फर्स्ट टू रिसीव द मानसून रिवर रेन? भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले मानसून की बारिश प्राप्त करता है? यानी कि सबसे पहले मानसून जो हमारे यहाँ पे पानी गिरने की शुरुआत होती है, तो वो कहाँ से होती है, किस राज्य से होती है? तो चलिए, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी उड़ीसा। तो आप बता सकते हैं इनमें से क्या हो सकता है? जिसको पता है उसने तो बता दिया होगा, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मानसून की शुरुआत होती है। जो हमारा बरसात शुरुआत होती है तो वो केरला से स्टार्ट होता है, वहीं से मानसून आता है। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, केरला ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जहाँ पे मानसून रेन की शुरुआत होती है। तो भारत में सबसे पहले केरला राज्य में मानसून की बारिश की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसा मानसून आता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं जून के बाद मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो जून में यहाँ पे केरला से एंटर करता है। फिर ये आपको नॉर्थ ईस्ट तक देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से ये जाता है जून 5 तक। फिर देखने को मिलता है कि तेलंगाना कर्नाटका साइड में आ जाता है। जून 10 को आपको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जून 15 तक आपको पूरा नॉर्थर्न पार्ट कवर कर लेता है। और जुलाई 15 तक ये आ जाता है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक रीजन बताएं, कैसे कैसे रेन आती है, कैसे कैसे मानसून आता है। जब तो साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि हमारा साउथ वेस्ट का मतलब है कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से मानसून आता है, तो ये हमारा बरसात लाता है। और जब नेपाल साइड से, यानी कि जब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपको पता ही माउंट एवरेस्ट है और भी सारे बहुत बड़े बड़े पीक हैं, हाई पीक हैं, तो यहाँ से जब मानसून टकरा के वापस आता है तो हमारा ठंड होता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड से मानसून जब रिवर्स करता है, यानी कि पानी यहाँ पे पानी पूरा बरसाएगा और वापस आएगा, तो ठंडी ठंडी हवा चलती, तो उससे ठंडी चलती है। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे तो हमारे यहाँ पे मानसून रिवर्स कर रहा है। कैसा? मानसून एक बार आके अब वापस जा रहा है, तो अब ठंड पड़ेगी आपको। और ये नेपाल की बाउंड्री से टकराता है, जो हाईएस्ट पीक से। तो केरला एक फर्स्ट स्टेट है। तो चलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो केरला एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे मानसून रेन सबसे पहले होती है, सबसे पहले बरसात होती है। तो इस साल जून की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून टाइपिकली केरला के कोस्ट को हिट करता है। और अब जून में स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। जून 1 से स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरे हमारे नॉर्थ साइड में, पूरे देश में आपको ये बारिश देखने को मिलती है। तो इसको ही हम बोलते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसमें बताया। तो रेनी सीजन इंडिया में शुरू होता है वहीं से। अब धीरे धीरे वो नॉर्थ वर्ड की तरफ बढ़ते जाते हैं, नॉर्थ की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे कि कर्नाटका से तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब में आपको देखने को मिलता है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया, हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इनमें से क्या नहीं है? यूटी, ए चंडीगढ़, बी गोवा, सी लक्षद्वीप, डी पुडुचेरी। देखिए फिर से, ए चंडीगढ़, बी गोवा, सी लक्षद्वीप, डी पुडुचेरी। तो इनमें से कौन सा आपको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी नहीं है? चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है गोवा। गोवा ऐसा एक स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। अगर चंडीगढ़ की बात करेंगे तो हरियाणा पंजाब की कैपिटल ही एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की भी बात करेंगे तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की भी बात करेंगे तो पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी है। गोवा एक स्टेट है, नॉट अ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो अब देख सकते हैं, अगर हम गोवा की बात करेंगे तो गोवा
आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि पश्चिमी तट सीमा में आपको देखने को मिलेगा गोवा, और इसकी कैपिटल पणजी है। चलिए थोड़ा इसका अब देखिए, आपका इसका एम्बलम, ये गोवा का एम्बलम है। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में आता है, इंडिया के वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, वेस्ट इंडियन रीजन, यानी कि पश्चिम दिशा में आपको गोवा देखने को मिलता है। तो ये बताया जाता है कि बिफोर वॉर, यानी कि गोवा, दमन दीव, ये सब एक साथ थे और इन पे रूल भी किया है, जो बाहरी इन्वेजन हुआ था फॉरेनर्स ने, और इसको 30 मई 1987 को एज ए स्टेट बना दिया गया था। चलिए अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो पणजी है, और इसकी सबसे बड़ी सिटी वास्को डी गामा सिटी है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, 2 ही ज़िले हैं। और हम गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इसमें गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, पिल्लई, और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, वो भी BJP लीडर हैं। और हम इसके स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की बात करें तो इसमें गोवा में 40 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, यानी कि जहाँ पे MLA चुने जाते हैं। और पार्लियामेंट की बात करें तो सेम मणिपुर जैसा, राज्यसभा की 1 सीट आती है और लोकसभा से यहाँ पे 2 सीटें। और बॉम्बे हाई कोर्ट में गोवा को अगर कुछ भी मामला होता है तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। इनको बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इनका खुद का कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। आपको पता है कि दो स्टेट का हाई कोर्ट एक इस पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकता है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी गोवा के बारे में। तो गोवा एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ चाइना। तो भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ चाइना? A हिमाचल प्रदेश, B उत्तराखंड, C पंजाब, D सिक्किम। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो भारत का कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, यानी कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है पंजाब, ऑब्वियसली। अब देखते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मगर चाइना के साथ नहीं, क्योंकि ये तो वेस्टर्न साइड है, और चाइना तो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा और नॉर्थ में देखने को मिलेगा। सॉरी गाइज। तो वेस्ट में आपको पंजाब देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर नहीं करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश ये तिब्बत वाला रीजन, वही उत्तराखंड भी शेयर करता है। और अगर हम सिक्किम की बात करेंगे तो ये भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। सॉरी गाइस फॉर थोड़ा गला खराब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? आपको ये बताना है कि जो हमारा इंडिया है इसकी डायरेक्शन कौन सी है। A साउथ ईस्ट एशिया, B ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया, C साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया, D वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया। तो चलिए अगर हम इसका आंसर देखते हैं, चलिए हम इसके आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है साउथ एशिया। तो हमारा भारत एशिया, हमारा इंडिया है, वो किस डायरेक्शन में आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, यानी कि एशिया महाद्वीप में? तो साउथ एशिया में आता है। आप देख सकते हो ये हमारा भारत है, ये एशिया है, और ये इसकी डायरेक्शन देख सकते हो एशिया, ये पूरा एशिया ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन होती है। तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये देखिए आप, इंडिया साउथ में आता है, दक्षिण में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते। तो विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया? तो भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले
सन की रोशनी कहाँ पे पड़ती है इंडिया में? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका। पहले आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सी सिक्किम, डी मिज़ोरम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपने पता लगा लिया होगा। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। तो आपको पता है कि ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में ही सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है। आप देख सकते हैं क्योंकि हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं ये हमारे इंडिया का मैप। और आपको ये कॉर्नर पे अरुणाचल प्रदेश आपको सबसे ईस्टर्न पार्ट यानी कि सबसे पूर्वी छोर में देखने को मिलेगा, और यहीं पे सबसे पहले रोशनी पड़ती है सूर्य की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच टू सीज डज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेपरेट? तो भारतीय उपमहाद्वीप कौन से दो समुद्र को विभाजित करते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप को कौन से दो समुद्र विभाजित करते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए अरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन, यानी कि अरब सागर और प्रशांत महासागर डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं इंडिया को। बे ऑफ बंगाल और मेडिटेरियन सी, बंगाली की खाड़ी और भूमध्य सागर। सी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। या डी इंडियन ओशन एंड रेड सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आजू बाजू, सीधी सी बात, उसके आसपास में कौन से सी देखने को मिलेंगे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि भारत महाद्वीप है। उपमहाद्वीप है, महाद्वीप तो नहीं, महाद्वीप तो एशिया है। तो उपमहाद्वीप है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी देखने को मिलेगा और राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल। तो ये दो बड़े बड़े जो समुद्र वाले इलाके हैं जो हमारे भारत को डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिवाइड करता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड में। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट वेस्ट साइड में अरेबियन सी, और नीचे आएंगे तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए यमुना, बी गंगा, सी कोसी, डी महानदी। तो इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिवर सिस्टम, जो इंडिया का रिवर सिस्टम के एमसीक्यू करेंगे, जब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये वाले इसका आंसर देखना है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? यमुना को, गंगा को, कोसी को, या महानदी को? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो वही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जो कि आता है ये। तो कोसी रिवर बिहार का शोक है। सोरो ऑफ बिहार कौन है? कोसी रिवर। तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का पूरा रिवर सिस्टम है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है हमें बिहार। ये कोसी रिवर आपको दिख रही होगी, गंडक के जो नेपाल से के ऊपर यानी कि तिब्बत रीजन से निकलती है कोसी, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बोले तो गंगा में मर्ज हो जाती है, सहायक नदी है। चलिए हम कोसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसकी लोकेशन देखेंगे तो तिब्बत से निकलती है, ओबियसली तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है नेपाल के द्वारा। पहले तिब्बत रीजन से आएगी, फिर नेपाल में आएगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए नेपाल के ऊपर तिब्बत है, वहाँ से आती है और नेपाल से आती है, फिर बिहार में आपको देखने की मिलेगी, और इंडिया में गंगा में ज्वाइन कर लेती है, जो गंगा में मर्ज हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो तिब्बत से निकलती है नेपाल और नेपाल बिहार, यहाँ भारत से होकर नेपाल, भारत से होकर गंगा में मिलती है। और हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो इसकी 7 नदियाँ कोसी रिवर को बनाती हैं। इसको हम सप्त कोसी भी बोलते हैं कि 7 रिवर से ये कोसी रिवर बनती है। इसमें इन्फ्लुएंस होती है, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मर्ज होती हैं, कि अलग अलग नदियाँ जब एक नदी में मिल रही हैं तो इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज करती हैं। चलिए चलिए हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, सहायक नदी देखते हैं।
तो सन कोसी, अरुण अरुण रिवर यानी कि अरुण नदी, तुमर नदी, भोटे कोसी, दूध कोसी, इंद्र कोसी और ताम कोसी, ये सारी शामिल होती हैं। ये सारी कोसी रिवर में मिल जाती है और कोसी बनाती हैं, सप्त कोसी बनाती हैं। तो कोसी नदी, चलिए थोड़ा हिंदी में देख ले। तो कोसी नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, जिन्हें मिलाकर सप्त कोसी बनता है, यानी कि अलग अलग ये 7 रिवरों को मिला के हमें सप्त कोसी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। तो आपने देख लिया कि सुन कोसी, अरुण कोसी, तुमर कोसी, भोटे कोसी, दूध कोसी, इंद्र कोसी और ताम कोसी इसमें शामिल है और बिहार में आपको देखने को मिलती है, तिब्बत से ओरिजिन होता है। अब इसका हम रीज़न करें तो बिहार में आखिरकार क्यों बोला जाता है ये दुख की नदी, ये सौरभ बिहार है। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब बरसात होती है तो अपने साथ स्टिल यानी कि कंकड़ पत्थर ये सब कुछ ला जाती है। और बिहार आपको पता ही है कि प्लेन रीजन है, सपाट एरिया है, इसका सरफेस एकदम सपाट है। तो इससे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिहार में, क्योंकि बहुत सारी नदी, गंगा भी वहाँ से निकल रहा है। अभी गंगा में मर्ज होती है तो बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती है। इस कारण से वहाँ भी बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्यों पहाड़ी इलाके से आती है और यहाँ पे सरफेस मिलता है तो यहाँ पे ठहर जाती है। तो हर साल हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लडिंग देखने को मिलती है, फ्लड देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलती है। तो इसलिए इसे इसे हम सौरभ बिहार यानी बिहार का शौक कहा जाता है। अब इस पे इंडो नेपाल बॉर्डर में एक कोसी बैरेज ही बनाया गया है, जिससे कि हम इसका यूज़ कर सकें, यानी कि हम फ्लड को रोक सकें और इरिगेशन पर्पज़ से भी यूज़ कर सकें। जैसे सिंचाई करना है हमें, तो उसको मैनेज करने के लिए कोसी बैरेज का निर्माण किया गया था इंडो और नेपाल बॉर्डर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। तो आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा बॉर्डर, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ी। बिहार, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी वेस्ट बंगाल। चलिए अगर हम इसका आंसर देखें तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है। आपको ये देखने को मिला कि बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और म्यांमार के साथ भी करेगा। ऑब्वियसली इसके बीच में होगा जब भी तो शेयर करेगा बॉर्डर। चलिए देखते हैं। ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी आसाम, डी नागालैंड। चलिए इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसकी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी लगती है और म्यांमार के साथ भी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप ले लिया है। तो मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि आपको ये बांग्लादेश जो वाइट वाइट दिख रहा है ये बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो लेफ्ट में बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है और राइट में म्यांमार, जिसको पहले हम बर्मा भी कहते थे। तो और मिज़ोरम की कैपिटल आइजवाल है। तो मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि आपको बॉर्डर शेयर करते देखने को मिलेगा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय द एरिया। इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया था कुछ 6-7 क्वेश्चन पहले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए देखते हैं। ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। तो इसका आंसर है गोवा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि इन द टर्म्स ऑफ एरिया के अनुसार देखें तो सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा स्टेट, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा है। देखिए अभी हमने देखा था गोवा की, तो ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन अब दूसरी बार हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं। तो गोवा की कैपिटल पणजी है
और इसका एरिया बहुत छोटा है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर का। और वहीं हमने देखा था कि राजस्थान का एरिया यानी कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एरिया है और गोवा सबसे छोटा है। चलिए अगर हम गोवा में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो शांतादुर्ग टेम्पल आपको देखने को मिलता है, कभी कभार ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मनगुसी टेम्पल देखने को मिलता है, गैलरी ऑफ फाउंटेन देखने को मिलता है, और ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये चर्च देखने को मिलता है। और आपको गोवा आपको पता ही है किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे बीच है। और वहाँ पे दूध सागर फॉल, जो कि आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा, तो दूध सागर फॉल भी आपको गोवा में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। दूध सागर फॉल ये वाटरफॉल है, और उसके आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, तो बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा आनंद महसूस होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो सकती है। ए अमिनी, बी मिनिकॉय, सी कावेरती, या डी अगाती। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती। चलिए देखते हैं हम लक्षद्वीप कहाँ पे आता है। तो लक्षद्वीप इंडिया के ईस्टर्न साइड में आता है, सॉरी ईस्टर्न नहीं, इंडिया के वेस्टर्न साइड में आता है। वेस्ट आपके लेफ्ट में पड़ेगा, आप देख सकते हैं। वे ऑफ बंगाल राइट साइड में, अरेबियन सी आपके लेफ्ट साइड में। तो अरेबियन सी और केरला के पास आपको मिलेगा, अरेबियन सी के साउथ में थोड़ा, केरला के पास में आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। एक आइलैंड है, हमारे आपको पता है इंडिया में 2 आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। तो अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, और इसकी कैपिटल कावरती है। ये है इंडियन ओशन में, नीचे इंडियन ओशन लग जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे आपको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बतानी है जो बहुत ही पुरानी है। ए हिमालयास, वी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्य। तो चलिए देखते हैं कौन सी रेंज सबसे बड़ी है, हिमालय रेंज, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज या विंध्य रेंज, विंध्य रेंज। तो इसका आंसर है अरावली रेंज। अगर हम अरावली रेंज की बात करें तो ये हिमालय रेंज से भी बहुत पहले की है, बहुत पुरानी देखने को मिलती है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर में देखने को मिलता है आपको अरावली रेंज। ऐसे पहाड़ देखने को मिलते हैं आपको, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो अरावली रेंज इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और हिमालय जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि कौन सी यूनियन टेरिटरी आपको बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। तो ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी अंडमान निकोबार आइलैंड, या डी दमन दीव। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा फिजिकल मैप है। अरेबियन सी में आपको अभी पिछले ही स्लाइड में देखने को मिला था कि लक्षद्वीप आपको देखने को मिली थी, जो अरेबियन सी में आती है। ऐसे ही बे ऑफ बंगाल के नीचे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेंगे। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, मगर अभी चेंज कर दी गई है, पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया विजयपुरम कर दी गई है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है। अब विजयपुरम है, आपसे पोर्ट ब्लेयर नहीं है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऊपर अंडमान से, नीचे निकोबार है। आपको यहाँ पे बेरन आइलैंड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आज भी वो एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर इसका आंसर देखें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। आपको 12 से ज़्यादा, 12 या 13 आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे टाइगर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो विच इंडियन रिवर फ्लो वेस्ट वर्ड इनटू द अरेबियन सी।
तो आपको ये बताना है कि ये जो आपके सामने रिवर हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा, तो भारत की कौन सी नदी, इनमें से कौन सी रिवर पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में मिल जाती है और वेस्टर्न साइड में उसका फ्लो है, वेस्ट साइड में फ्लो करती है, यानी कि ओबियसली वेस्ट साइड में फ्लो करेगी। तो कौन सी रिवर है, तो इसमें नर्मदा, नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो आपके वेस्ट साइड में फ्लो करती है इन 4 रिवर में से। अगर गंगा, यमुना और गोदावरी को देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं, मगर नर्मदा एक ऐसी रिवर है इन चारों में से जहाँ पे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के वो आपको उसका कन्फ्लुएंस यानी कि मर्ज होते हुए देखने को मिलेगा आपको अरेबियन सी में। तो ये देखिए, ये है नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और ये अरेबियन सी में मिल जाती है। ये अरेबियन सी है, तो ये यहाँ पे नर्मदा और तापी, तापी भी एक ऐसी रिवर है जो कि नर्मदा में मिलती है। बाकी यहाँ से माही, साबरमती ये सब देखने को मिलेगी, मगर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और अरेबियन सी में मिल जाती है वेस्ट साइड। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू यानी कि अमरकंटक पठार से ओरिजिनेट होती है, शुरुआत होती है उसकी। 1312 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र और गुजरात को क्रॉस करती है, आप देख सकते हो। ये मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र आ जाता है और यहाँ पे गुजरात को क्रॉस करके अरेबियन सी में मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। इसका एंडिंग पॉइंट अरेबियन सी है, जहाँ पे इसका खात्मा होता है, यानी कि जहाँ पे ये मिल जाती है, और उसको हम गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। अब इसका अगर हम रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखें तो धार्मिक इम्पोर्टेंस देखें तो धार्मिक महत्व देखें तो हिंदुज़्म के लिए ये सेक्रेड रिवर मानी जाती है। और हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री में देखा जाए तो इसको हम रेवा के नाम से भी पहचानते हैं। कि अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री में कि गंगा रिवर को हम किस नाम से जानते थे इतिहास में, तो रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और हिंदुज़्म के लिए सेक्रेड रिवर है, पवित्र नदी मानी जाती है। अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो ये रिफ्ट वैली जो विंध्य और सतपुड़ा रेंज है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज की रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब ये है कि आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे आजू बाजू, और बीच में आपको एक जगह मिलेगी जो थोड़ी डीपली रहती है, उसी को वैली बोलते हैं, पहाड़ के बीच वाला इलाका। तो वहाँ से आपको बहते हुए देखने को मिलेगी। और इसके अगर हम इम्पोर्टेंट डैम्स की बात करें तो सरदार सरोवर और इंद्र सागर, जो इंद्र सागर डैम है, इस पे ये मेजर डैम देखने को मिलेंगे जहाँ से यानी नर्मदा नदी निकलती है और ये डैम बने हुए हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, जो पानी से बनने वाली बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी इसका फ़ायदा होता है इस रिवर का। और इरिगेशन पर्पस के लिए भी इसका यूज़ होता है। कितने स्टेट, 3 स्टेट्स आ रहा है, 3 स्टेट में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात में आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इसका। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इसका रिच वेशन है, इसमें टीक और साल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इसके आसपास। और होम स्पीसीज का बात करेंगे तो लेपर्ड और बियर्स देखने को मिलेंगे, भालू और तेंदुआ देखने को मिलेगा। और की अट्रैक्शन अगर हम बात करें तो जबलपुर में एक भेड़ा घाट है जहाँ पे बहुत ही अच्छा वाटरफॉल बनाती है और मार्बल रॉकों के बीच में से निकलती है। तो जैसे कि मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है कि 1312 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, अरब सागर की खंबत की खाड़ी में मिलती है। हिंदू धर्म के लिए 7 पवित्र नदियों में से एक है, इसका नाम रेवा है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट में, इतिहास में इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच रिफ्ट घाटी से होकर निकलती है। ऊपर विंध्या रीजन मिलेगा, नीचे सतपुड़ा रीजन मिलेगा और इसके बीच में से जाती है। इस पे सरदार सरोवर और इंद्र सागर बांध हैं और सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी इसको जाना जाता है। और जबलपुर में भेड़ा घाट के पास संगमरमर की चट्टानों के पास यानी मार्बल रॉक के पास आपको ये देखने को मिलती है, फ्लो होती है उनके बीच में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। तो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑफ्टन रेफर टू एज, भारत का दक्षिण भाग सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है। देखिए, अगर हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें आपको ये सब सारी चीज़ डिटेल्स में जानने को मिल सकती हैं। चलिए, अगर हम इसमें आपके ऑप्शंस हैं तो किस साउथ को हम किस पार्ट से जानते हैं? ए, गैंगेटिक प्लान,
बी नॉर्थर्न प्लेन, सी डेक्कन प्लेट्यू या डी थार डेजर्ट। तो अगर हम गैंगेटिक प्लान की बात करें तो गैंगेटिक प्लान नहीं है, इसका आंसर है डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि गैंगेटिक प्लान आपको उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा। देखिए इंडो गैंगेटिक प्लान देखने को मिलेगा, और आपका माउंटेन वाला रीजन भी नहीं है, और थार डेजर्ट तो राजस्थान में आता है। तो ये आपको डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार देखने को मिलेगा साउथ में, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। ये जो रेड रेड आउट बॉर्डर आउटलाइन की देखिए ये लिखा है डेक्कन प्लेट्यू, तो हम इसको डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, साउथ वाले पार्ट के दक्कन का पठार। इसमें सारे साउथ स्टेट्स आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब आ जाते हैं। महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आ जाता है, मध्य प्रदेश भी एक प्लेट्यू है, तो आपको केरला, तमिलनाडु ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। तो विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो भारत का कौन सा राज्य चीन, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बताना कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो कि चीन के साथ, चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी शेयर करता है और नेपाल के साथ भी शेयर करता है। ए आसाम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो आपके चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी। आप देख सकते हैं ये सिक्किम नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा, ऊपर चाइना के साथ भी कर रहा है, और ईस्ट साइड में इसके राइट हैंड साइड में भूटान के साथ कर रहा है। तो लेफ्ट में नेपाल, राइट में भूटान और नॉर्थ में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस रीजन में लोकेटेड है। आपको इसका जो सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है आपको ये बताना है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में है, या भी हिमाचल प्रदेश में है, सी उत्तराखंड में, या डी लद्दाख में। तो चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है डी लद्दाख। आपको सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये है लद्दाख, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अरे इसको हम जूम करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये अक्साई चीन वाला है, तो इसी साइड में आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। विच इंडियन स्टेट कॉल द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उत्पादन कहा जाता है। तो आपको ये बताना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो स्पाइस यानी मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वही स्टेट होगा, इसलिए हम उसको उद्यान बोलते, पार्क बोलते कि ज़्यादा स्पाइस गार्डन। तो ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है केरला। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया यानी भारत का मसाला उद्यान भी बोला जाता है, मसालों का पार्क। तो केरला में अब देखिए, अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मसालों का उत्पादन बोला जाता है, और जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं, वो इसी से अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मसालों की खेती होती थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो केरला की गर्म और आर्द्र जलवायु यानी कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, और रेनफॉल भी अच्छा होता है। जब रेनफॉल अच्छा होता है तो वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी। वहाँ की जब सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को उगाने में, जैसे मसाले उगाए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है, वह बहुत ही अच्छी लैंड मानी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं तो काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर उगाया जाता है, कार्डमम या इलायची, क्लोव्स यानी कि लौंग, सिनेमन यानी कि दालचीनी, नटमग यानी जायफल, और जिंजर यानी कि अदरक जैसे जो रिच स्पाइस प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो मसालों का ये समृद्ध उत्पादन सदियों में केरल की अर्थव्यवस्था को विरासत का प्रमुख हिस्सा रहा है। यानी कि केरला की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं, वहाँ की जो मसाले हैं। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो केरला की इकोनॉमी ऑब्वियसली बढ़ेगी, साथ में इंडिया की भी बढ़ेगी, और बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस। ऐसे ही कनेक्ट रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।